तमाम क्षेत्रवासियों, जिलावासियों, प्रदेशवासियों व देशवासियों, मैं उमर खान बोल रहा हूँ, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी उन्नाव, विधानसभा प्रत्याशी बांगरमऊ। भाइयों, साथियों, नौजवान, बुजुर्गों, आप तमाम साथियों से बात करने का बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आज आपसे कुछ बातें की जाएं और कुछ लोगों तक ये पैगाम भी पहुंचाया जाए कि हम बोलना जानते हैं। हम वक्त बे वक्त अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, अपनी बात को पहुंचाते रहेंगे, इस देश के कोने कोने तक अपनी चीज़ों को पहुंचाएंगे, अपनी हक बात को पहुंचाएंगे और अपने हक के लिए हर हाल में लड़ेंगे, क्योंकि हमारी आदत, हमारी फितरत, हमारी चीज़ें हक परस्ती की रही हैं। मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। ये खामोशी बुज़दिल न कर दे तुम्हें, ये खामोशी बुज़दिल न कर दे तुम्हें, जब ज़रूरत हो तो मुंह खोला करो। ये खामोशी बुज़दिल न कर दे तुम्हें, जब ज़रूरत हो तो मुंह खोला करो। जी हुजूरी गुलामी छोड़कर देश के हक में कुछ तो बोला करो। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं आपके बीच में आज इसलिए आया हूं कि आप तक कुछ चीज़ें पहुंचा सकूं। कल मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना। भारत के प्रधानमंत्री को भावुक होता हुआ देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था, अचंभित फील हो रहा था कि आज भारत का प्रधानमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के लिए रो रहा है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद का विदाई समारोह था, उनको विदा हो जाना है, राज्यसभा सदस्य का टाइम उनका पूरा हो रहा है, तो उनकी चीज़ों को याद कर वो भावुक हो गए और उनकी एक चीज़ याद की, और वो बात ये थी कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौर में गुजरात के कुछ लोग घूमने के लिए कश्मीर गए थे और वहाँ टेररिस्टों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें 8 लोगों को मार दिया, शहीद कर दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद हुआ करते थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने फौरन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को फ़ोन किया और उनको पूरी घटना बताई, और बताते हुए वो भावुक हो गए। इस बात को याद करके नरेंद्र मोदी जी रोने लगे। मुझे बड़ा अजीब लगा कि देखो, मैं ये सोच रहा था वो भाषण सुनते हुए कि देखो आप में और गुलाम नबी आज़ाद साहब में कितना फ़र्क है। एक वो मुख्यमंत्री कि जब 8 लोग मार दिए गए तो आपको फ़ोन करके वो रोने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर ज़मीर जिंदा था, इंसानियत जिंदा थी। गोया इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और मुख्यमंत्री पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि आपके मुख्यमंत्री रहते हुए, आपके सर्वे सर्वा रहते हुए अगर एक भी आदमी पर जुल्म होगा तो उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ आपको देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी साहब, आप इस बात को नहीं समझोगे। अगर आप इस बात को समझ जाओगे तो हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अभी भी वक्त है, अभी भी आप समझ सकते हो, अभी बदल सकते हो। मुझे ये फ़र्क अंदाज़ा हो रहा था कि एक मुख्यमंत्री वो था जिसने आपके पास फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद कहा कि नरेंद्र मोदी जी, ऐसा हुआ, मैं ऐसा नहीं कर पाया, मुझे बड़ा अफसोस है। एक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आप थे जब गुजरात में कत्लेआम हो रहा था, घरों को जलाया जा रहा था, मस्जिदों को बर्बाद किया जा रहा था, मज़ारात जलाए जा रहे थे, बहनों के पेट को चीर कर उनके बच्चों को कत्ल किया जा रहा था, तो आप भी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। बताओ सही, आपने किसको फ़ोन किया था, कौन सी चीज़ें मंगाई थी, उस दंगे को क्यों चलने दिया था? आप मुख्यमंत्री थे, आप जवाबदेह थे, आप सर्वेसर्वा थे, आप वहाँ के सब कुछ थे। आप चाहते तो इतने सारे लोग
लोग मारे नहीं जाते, उनके घर उजाड़े नहीं जाते, उन मस्जिदों को जलाया नहीं जाता, मज़ारात जलाए नहीं जाते। प्रधानमंत्री जी, आप में और उनमें बड़ा फ़र्क है। आप आज भावुक हो सकते हो, मगर शायद अगर उस दिन आपकी इंसानियत जाग गई होती तो इतना बड़ा कांड नहीं हुआ होता। प्रधानमंत्री जी, आप क्या भूल गए? इशरत जहां कांड आप भूल गए, या आप पूर्व सांसद के कत्ल को भूल गए? उनकी बेटी का मैंने बयान सुना था। उनकी बेटी कह रही थी कि जब मैं गुलबर्ग सोसाइटी गई, मैं अपने अपने बाप के मरने के बाद, अपने बाबा के मरने के बाद, तो मैं उस कमरे में नहीं गई कि पता नहीं सर कहाँ पड़ा था, हाथ कहाँ पड़ा था, पैर कहाँ पर काटा गया था, उन्हें नहीं मालूम था। प्रधानमंत्री जी, इस दर्द को आप नहीं समझ सकते क्योंकि आपके घर से चीज़ें नहीं हुई थी। आज आप गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए पर्सनली तौर पे हो सकते हो, भावुक हो सकते हो, मगर जब इंसानियत का कत्ल हो रहा था तब आप अपने मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए चैन की नींद ले रहे थे, सुकून से सो रहे थे, और आपके ऊपर कोई एक ही चीज़ नहीं है। आपके दौर में और भी तबाहियां आई हैं, और भी चीज़ें मैंने देखी हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी चीज़ें आई हैं। आप जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी हाल ही में मैंने देखा, एनआरसी के नाम पर अब पूरे देश में आंदोलन होते रहे। यूपी पुलिस जिस तरह नौजवानों को मारती रही, आप चाहते तो एक भी नौजवान मारा नहीं जाता, मगर आप चाहते ही नहीं थे कि उन्हें रोका जाता, मगर यूपी पुलिस मारती रही, आपकी शय रही, और 22 नौजवानों को गोलियों का निशाना बनना पड़ा। तब आप भावुक नहीं हुए। आप कैसे भावुक हो सकते हो? यही नहीं रुके आप, आपके दिल्ली में अभी आप जहां रहते हो वहां से चंद कदम दूरी पर, एक आध किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पर एक बड़ा दंगा हुआ जिसमें हजारों लोग बेघर हो गए, दुकानों को जला दिया गया, मस्जिदों को जलाया गया, मज़ारात जलाए गए। तब भी आप भावुक नहीं हुए। अगर आप भावुक हो गए होते तो शायद ये कांड भी नहीं होता। 2 किलोमीटर दूरी पर इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है? आप यहाँ भी नहीं रुकते हैं। मैंने देखा है इन चीज़ों में। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का एक नौजवान जिसे नजीब कहा जाता है, आप उस यूनिवर्सिटी से वो गायब हो जाता है, और गायब होने के बाद आज तक वो नहीं मिलता है। तब भी आप भावुक नहीं हुए थे। उसकी माँ दर बदर भटकती रहती है, आज भी वो भटकती है, आज भी दिल्ली की सड़कों पे वो नजर आती है, अपने बेटे की तलाश कर रही है, उस जेएनयू के इर्द गिर्द भी तलाश करती है। आप चाहते तो शायद ये भी नहीं हो सकता था। आप तो बहुत बड़ी पावर हो, आप सुप्रीम पावर हो देश का। आप चाहते तो बहुत कुछ बदल सकता है, मगर आप चाहते ही नहीं हैं। आप चाहें क्योंकि आपको तो लगता है कि मुसलमानों का खून पानी की तरह है, मगर याद रखो, ये कौम मिटने के लिए इस दुनिया में नहीं आई है, ना मिटी है, ना मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी। ये तो रोज बढ़ रही है और पूरी दुनिया में बढ़ रही है। जो भी इस्लाम के करीब आता है वो बिना इस्लाम को दाखिल किए वो रह नहीं पाता है। इस्लाम के करीब आए और इस्लाम में दाखिल ना हो, ये मुमकिन नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप यही नहीं रुकते हैं। मैंने आपकी चीज़ें और भी देखी हैं, जिस तरह आप देश में कभी कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर बांट देते हो, कभी आप किसी और चीज़ को, कभी एनआरसी और सीए के नाम पर लोगों को बांट देते हो। आपके लोग कभी पाकिस्तानी, कभी देशद्रोही बता के बांट देते हैं, कहीं किसी को खालिस्तानी बता के बांट देते हो, कहीं आप आंदोलन जीवी कह के बांट देते हो। प्रधानमंत्री जी, आप जिस तरह देश को बांटने का काम कर रहे हो, आप यकीन जानो इससे हमारा नुकसान नहीं कर रहे हो, इससे देश का नुकसान कर रहे हो। और देश हम सब से बनता है, हम सबसे पहले देश है। आपसे पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री आए हैं और चले भी गए। हमारे एक बाबा हैं, वो हमसे कहते थे कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी तो मुझे लगता था ये दुर्गा का रूप है, ये कभी नहीं जाएगी। मगर प्रधानमंत्री जी, ऐसा नहीं हुआ। वो गई और अपनी सीट भी हार गई। तो हमें ऐसी सजा मत दो। लोग कहते हैं, मैं एक शेर बीच में आपसे फिर कह दूं, क्यों हमको सुनाते हो जहन्नम के फसाने, क्यों हमको सुनाते हो जहन्नम के फसाने, यहाँ रहने की सज़ा कम तो नहीं है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, प्रधानमंत्री जी, आप जिस तरह देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज़ हमारी आपसे ये विनती है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप इस तरह बांटने का काम मत करिए।
भारत देश पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। जहाँ तक ताल्लुक मुसलमानों का है तो मुसलमान ऐसी कौम नहीं है जो आपकी चीज़ों से डर जाएगी, आपकी चीज़ों से बट जाएगी। हमारा तो एक एक नौजवान आप इस देश के लिए हमेशा कुर्बानी देता आया है और आगे भी कुर्बानी देगा जहां ज़रूरत पड़ी है। मैंने देश में सबसे पहले देश को आगे मानते हुए हमने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या जानते हैं देश के बारे में? अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये देश गंगा जमनी तहजीब से बनता है। यहाँ ये देश भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान से बनता है। आप जैसे लोग इस देश को तोड़ नहीं सकते, इस देश को ख़त्म नहीं कर सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी कर लीजिए, आप जैसे लोग पहले भी बहुत आए हैं, बाद में भी बहुत आएंगे। ना हम आपसे पहले डरे थे, ना अब डरेंगे। और आप एक चीज़ और समझ लीजिए, आप एनआरसी लाइए, सीए लाइए और भी दीगर कानून लाइए, जो दिल करे ले आइए। ये देश आपके पहले था, आपके बाद भी रहेगा इंशाल्लाह। आप तमाम साथियों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, इस वीडियो को आप इस तरह इसको चलाइए, सुनिए। ये मैसेज हमारा भारत के प्रधानमंत्री तक ज़रूर पहुँचे और उस प्रधानमंत्री तक पहुँचना ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, मैं देख पा रहा हूँ आजकल किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन के नाम पर बहुत सारे लोगों ने दिल्ली को घेर रखा है और हमारा प्रधानमंत्री भावुक नहीं होता है। गुलाम नबी आज़ाद की विदाई के लिए बड़ा अफसोस होता है। और जो लोग 200 लोग मार दिए गए, प्रधानमंत्री जी आपको मालूम नहीं है, 200 लोगों 200 किसान मर गए दिल्ली की सड़कों पर। और आप अपने घर में 7 CRV रोड पर बेहतरीन रह रहे हो, ऐसे रह रहे हो, आपसे थोड़ी दूर पर लोग रोड पर बैठे हुए हैं और आप मज़े कर रहे हो और गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए रो रहे हो और उनको बता रहे हो ये आंदोलन जीवी हैं। आप याद रखो, आपको इतिहास के पन्नों में लिखा तो जाएगा, मगर ऐसे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जो भी पढ़ेगा उसके लिए अफसोस करेगा, आपके ऊपर फ़ख्र महसूस नहीं करेगा। नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप तमाम साथियों से ये दरख्वास्त है कि अपनी चीज़ों को कहना ज़रूर सीखिए। अगर आप कहोगे नहीं तो ख़त्म हो जाओगे। नौजवान साथियों, मैं एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। दयारे दौर में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे दौर में अपना मुकाम पैदा कर, नई ज़मीन नया आसमान पैदा कर। दर बदर भटकने से क्या फ़ायदा, दर बदर भटकने से क्या फ़ायदा, अगर इज्जत से जीना है तो अपना मुकाम पैदा कर, अपना मुकाम पैदा कर। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया।